Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 22nd June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे. In this video, we will talk about Talaq-e-Hasan, mode of divorce. Then we'll talk about India's emerging twin deficit problem. And then finally, we'll discuss the new global standard for artificial intelligence ethics. So, let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. हमारा पहला आर्टिकल, द तलाक़-ए-हसन mode of divorce. This is important from our GS paper 2 point of view. Recently, तलाक़-ए-हसन is in news because इसे लेकर एक public interest litigation फाइल की गई है to invalidate तलाक़-ए-हसन. Well, this is a prescribed Islamic way of divorce and इसे invalidate करने के लिए एक PIL public interest litigation सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है. तो सबसे पहले इस PIL के बारे में और थोड़ी डिटेल में समझते हैं. तो अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इस PIL के जो पिटिशनर हैं, शी इज़ बेनज़ीर हीना and she has been unilaterally divorced through the तलाक़-ए-हसन mode by her husband Yusuf. तो जिसके बाद मिस हीना ने सेक्शन 2 ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को लेकर भी प्रे किया, विच बेसिकली परमिट्स मुस्लिम टू प्रैक्टिस द यूनिलेटरल डाइवोर्स, दैट इसे वॉइड डिक्लेयर किया जाए क्योंकि इसके थ्रू मुस्लिम्स यूनिलेटरली डाइवोर्स दे सकते हैं. वेल, जो शरीयत एक्ट है, इट अलाउज ऑल द मुस्लिम टू बी गवर्न बाय देयर ओन पर्सनल लॉज and that are in consonance with their Islamic practices. And therefore, it allows the practice of extrajudicial divorce legally. क्योंकि शरीयत एक्ट में कहा गया है कि मुस्लिम्स अपने खुद के पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंगली गवर्न होंगे एंड वो सभी लॉज दे शुड बी इन कंसोनेंस विद द इस्लामिक प्रैक्टिसेस एंड इन्हीं लॉज के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स को लीगल मान्यता दी जाती है. पिटिशनर ऑल्सो क्लेम्ड कि ये जो तलाक़-ए-हसन है, it is violative of their Article 14, 15, 21 and 25 of the Constitution, and therefore the PIL also seeks guidelines on gender and religion neutral procedure and grounds for the divorce. तो इस पूरे इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब ये PIL डाली गई है अबाउट दिस तलाक़-ए-हसन मोड ऑफ डाइवोर्स. इससे पहले हमारे पास शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट किया था. 2017 की ये बात है, बिकॉज दैट लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019. तो इससे पहले 2017 के अंदर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट कर चुकी है. अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तलाक़-ए-हसन मोड ऑफ डाइवोर्स को इनवैलिडेट करने के लिए एक PIL डाल दी गई है. तो सबसे पहले समझते हैं कि तलाक़-ए-हसन और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ये एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट हैं. नाउ, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में अ मैन कैन प्रोनाउंस मल्टीपल डाइवोर्स इन वन गो. बेसिकली ये 3 बार की बात होती है कि 3 बार अगर तलाक की बात आ गई है तो तीसरी बार में तलाक हो जाता है. इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में अगर एक मुस्लिम पर्सन एक ही बार में तलाक 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 बोल देता है, इफ़ दे प्रोनाउंसेस मल्टीपल डाइवोर्स इन वन गो, दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्टेंट ट्रिपल तलाक. सो इन दिस केस इट हैज़ नो स्कोप फॉर रिकन्साइलेशन बिटवीन कपल एंड ये इंस्टेंटली जो मैरिज है उसे वहीं के वहीं एंड कर देता है. इट इज़ नॉट मैंशनड एनीवेयर इन कुरान. कुरान विच प्रिस्क्राइब्स द कोड ऑफ डाइवोर्स, it prescribes it largely through Surah Baqarah. वहाँ पे verses 2 to 6 and 237 आते हैं and there are opening 6 verses of Surah तलाक, जिसके अंदर कुरान डाइवोर्स का क्या कोड है उसे प्रिस्क्राइब करता है. तो ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, ये इसमें कहीं पे भी कुरान में नहीं मेंशन्ड है. एंड इवन ट्रिपल तलाक, दिस हैज़ बीन बैन्ड इन मैनी मुस्लिम कंट्रीज़. इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, इराक, मलेशिया, ये ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ट्रिपल तलाक बैंड है. तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मतलब
एक ही बार में अगर मैन ने मल्टीपल डाइवोर्सेस 3 बार तलाक 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 बोल दी, दैट वाज इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। लेकिन इस आर्टिकल में तलाक हसन की बात हो रही है। तलाक हसन इज प्रोनाउंस्ड विद अ गैप ऑफ एटलीस्ट 1 month और 1 menstrual cycle। एक मंथ के गैप के बाद तलाक हसन को प्रोनाउंस किया जाता है। सो इट इज़ ओनली अ सिंगल रिवोकेबल डाइवोर्स दैट टेक प्लेस थ्रू द फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक हसन, बट द कपल आर सपोज टू लिव टुगेदर। अगर ये प्रोनाउंसमेंट हो भी गई, इसके बाद भी कपल को एक साथ रहना होता है, बिकॉज दे हैव दिस ऑप्शन ऑफ रिकनसाइलेशन, द रीअप्रोचमेंट। बट एट द एंड ऑफ दिस मंथ, जब पहली बार हस्बैंड ने तलाक हसन प्रोनाउंस कर दिया, उसके बाद भी उनको अगले 1 महीने तक साथ में रहना है, रिकनसाइलेशन हो सकती है इस दौरान, तो इस मंथ के एंड में हस्बैंड हैज़ टू प्रोनाउंस डाइवोर्स फॉर द सेकेंड टाइम। अगर वो सेकेंड टाइम दोबारा तलाक हसन प्रोनाउंस करते हैं विच इज़ रिवोकेबल, तो ऐसे केस में द कपल में रिज्यूम देयर कॉन्जुगल रिलेशनशिप एनी टाइम दे डिज़ायर सो। अगर थर्ड प्रोनाउंसमेंट कर दी जाती है, अगेन आफ्टर एटलीस्ट 1 menstrual cycle, आफ्टर एटलीस्ट 1 month gap, then the divorce is irrevocable and it takes place। तो डिफरेंस दिख रहा है हमें यहाँ पे। एक महीने के बाद प्रोनाउंसमेंट की बात है, एटलीस्ट 1 महीने के बाद अगर दोबारा बोला तो अगेन इट इज़ रिवोकेबल। कपल कैन अगेन रिज्यूम देयर रिलेशनशिप एनी टाइम व्हेन दे डिज़ायर। बट अगर ये थर्ड टाइम प्रोनाउंस किया जाता है, देन द डाइवोर्स इज इररिवोकेबल। दिस इज तलाक हसन। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब अगर कोई भी विमेन इज़ अंडरगोइंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी, तो ऐसे केस में डाइवोर्स एडमिनिस्टर नहीं होता। देखो, ट्रिपल तलाक कुरान में मेंशन नहीं था, लेकिन तलाक हसन क्लियरली कुरान के अंदर मेंशन्ड है। लेकिन जो PIL मिस हिना ने फाइल की है, शी आर्ग्यूज दैट हर डाइवोर्स इज इनवैलिड बिकॉज शी रिसीव्ड हर डाइवोर्स नोटिसेस व्हेन शी वाज अंडरगोइंग हर मेंसेस। क्योंकि ये एक क्लियर क्लॉज है कि द विमेन शुड नॉट बी अंडरगोइंग द हर मेंस्ट्रुअल साइकिल और शुड नॉट बी प्रेग्नेंट। सो आर देयर एनी अदर ऑप्शंस फॉर डाइवोर्स? अब यहाँ पे हमने 2 तरह के डाइवोर्स तो देख लिए, ट्रिपल तलाक, तलाक हसन। देयर आर, हमारे पास है तलाक अहसान। ये एक इकलौता ऐसा है जिसके अंदर इफ़ देयर इज़ अ सिंगल प्रोनाउंसमेंट इज़ मेड, आफ्टर दिस द वीमेन हैज़ टू गो थ्रू इद्दत और द वेटिंग पीरियड ऑफ 3 months। एक प्रोनाउंसमेंट के बाद ही 3 महीने का वेटिंग पीरियड और इद्दत पे विमेन बैठ जाती हैं। एंड इस पीरियड के दौरान डाइवोर्स कभी भी कैंसिल हो सकता है। बट इफ देयर इज फेलियर टू annul द डाइवोर्स ड्यूरिंग दिस 3 periods, देन द डाइवोर्स इज फाइनलाइज्ड। तो तलाक एहसान में एहसन भी इसे बोल सकते हैं। एक बार प्रोनाउंसमेंट के बाद 3 month का वेटिंग पीरियड होता है, इद्दत होता है। अगर इस दौरान डाइवोर्स कैंसिल हो सकता है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ देन द डाइवोर्स इज फाइनलाइज्ड। तलाक हसन और तलाक एहसान, both of them has legal validity in almost all the Muslim countries। फिर एक खुला भी होता है। खुला is when a woman gives something to a man in return for annulling the marriage। जब women अपनी मैरिज को annul करती है और उसके instead women give something to the man in return for that, that is called as खुला। 2021 में केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो फॉर्म का डाइवोर्स है, दिस इज़ ओवर रीलिंग द केसी मोइन वर्सेस नाफीज़ा एंड अदर्स दैट बेसिकली बार्ड मुस्लिम वीमेन फॉर डिसॉल्विंग देयर मैरिज थ्रू नॉन जुडिशियल मोड्स। फॉर मेन द प्रोसीजर गिवन बाय कुरान इज तलाक हसन। इसके थ्रू मेन डाइवोर्स दे सकते हैं। जो विमेन जिसके थ्रू विमेन डाइवोर्स दे सकती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज खुला। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
it is about India's emerging twin deficit problem. So it is in news because Finance Ministry recently reported that there are two areas of concern for Indian economy. Number one is our fiscal deficit and number two is our current account deficit. तो इन दोनों को मिलाकर हम कह रहे हैं ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम. सो लेट्स डिस्कस नाउ. सबसे पहले ये जो रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री की आई है इसकी कुछ ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें देख लेते हैं. सबसे पहले कंसर्न्स बाद में देखते हैं. स्टैगफ्लेशन की अगर हम बात करें, स्टैगफ्लेशन विच बेसिकली मीन्स दैट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. जब आपके पास ग्रोथ रेट कम हो और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, तो हाई इन्फ्लेशन प्लस इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, दिस इज़ कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन. कि स्लो ग्रोथ रेट स्लो है और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. तो स्टैगफ्लेशन की अगर हम बात करें, सो राइट नाउ वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ दिस वाइड स्प्रेड स्टैगफ्लेशन. लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, सो एज़ कम्पेयर टू अदर्स इंडिया इज़ एट लो रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन. इंडिया में स्टैगफ्लेशन का खतरा, हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ हैं इसके चलते इंडिया के अंदर स्टैगफ्लेशन का रिस्क कम है. दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑप्टिमिस्टिक इन द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट. यहीं पे अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, सो द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, एक्सपोर्ट बैन्स हुए हैं, जो ग्लोबल कम्युनिटी प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, इन्फ्लेशन हुई है. तो इकोनॉमिक आउटलुक इज़ डेफिनेटली अफेक्टेड बाय द रशिया यूक्रेन वॉर. लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो लास्ट हमारे जो फर्स्ट 2 months थे ऑफ दिस करंट फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल मई, यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दे हैव सस्टेन्ड दिस. So it is basically a good sign for India that it is the quickest growing economy among the major countries in 2022 and 23. So after this it becomes important to know what are the concerns. तो सबसे पहले हम देखो ट्विन कंसर्न्स की हमने बात की. पहला कंसर्न आता है फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड. फिस्कल डेफिसिट सिचुएशन कब होती है? When there is more expenditure than the receipt. Fiscal deficit is excess of total budget expenditure over total budget receipts. इसके अंदर बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है. अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट. तो फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो इट इज़ एसेंशियल. सी द अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो इन एनी ईयर टू फिल द गैप बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू. दैट वी कैन से कि इतना हमारा गैप है, हमारे एक्सपेंडिचर और रिसीट को पूरा करने के लिए, वो जो गैप है उसको मेंटेन करने के लिए जितना मनी गवर्नमेंट बोरो करती है, दैट इज़ आवर डेफिसिट, दैट इज़ आवर फिस्कल डेफिसिट. तो फिस्कल डेफिसिट में 2 बड़े कंपोनेंट्स होते हैं कि इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितनी है. एंड एज पर द CGA रिपोर्ट 2021 एंड 2022 में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था दैट वाज रिपोर्टेड एट 6.71% ऑफ आवर GDP. अब इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. इट बेसिकली government is eating into the pool of investable funds in the market which could have been used by the private sector for the own investment needs. जो प्राइवेट सेक्टर अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकता था वो गवर्नमेंट ले रहा है. तो गवर्नमेंट इज़ ईटिंग इनटू द पूल ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स अपना फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए. Also this report states that government's revenue is taking the hit. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो है ही और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ द कट इन द एक्साइज ड्यूटी ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल. एंड एक रिस्क आ चुका है इन टर्म्स ऑफ द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट बिकॉज ऑफ दिस. अब रिकमेंडेशंस क्या हैं? रिकमेंडेशंस आर क्लियर. जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट मनी स्पेंड कर रहा है टू मीट इट्स डेली नीड्स, इसे कट करना होगा, इसे ट्रिम करना होगा. एंड नाउ वी नीड टू रैशनलाइज आवर नॉन केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स.
फिस्कल डेफिसिट के बाद अगर हम हमारे करंट अकाउंट की बात करें तो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है इट इज़ बेसिकली, इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो ट्रेड अकाउंट होता है, और जो सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है वो इनविजिबल्स का अकाउंट होता है। अगर कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है एज़ कम्पेयर टू द एक्सपोर्ट, तो ऐसे केस में उनका जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। बट अगर हम सरप्लस ज़्यादा ले रहे हैं एक्सपोर्ट करने की वजह से, सर्विसेज की अगर हम बात करें, इफ़ वी आर एक्सपोर्टिंग मोर देन इम्पोर्टिंग, तो वहाँ पे सरप्लस हो गया। तो दो तरह के अकाउंट हो जाते हैं, ट्रेड अकाउंट एंड इनविजिबल्स अकाउंट। ट्रेड अकाउंट के अंदर गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखा जाता है, और जो इनविजिबल्स अकाउंट है उसके अंदर सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखा जाता है। तो मान लो एक कंट्री ऐसा है जिसका ट्रेड अकाउंट तो डेफिसिट है लेकिन इनविजिबल्स का अकाउंट सरप्लस है, तो इसीलिए जो करंट अकाउंट होता है उसके अंदर नेट देखा जाता है कि हमारा जो ट्रेड अकाउंट है और जो इनविजिबल्स अकाउंट है इनको मिलाकर डेफिसिट बन रहा है कि सरप्लस बन रहा है। अगर हमारा नेट डेफिसिट निकलता है दैट इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट डेफिसिट। अब इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है। अब अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाएगा मतलब हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो इससे हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो वीकन अप हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब तो यही है कि हमारा ज़्यादा डॉलर्स जो है वो फॉरेन करेंसीज के तौर पे आ रहे हैं एंड दे आर बीइंग डिमांडेड मोर देन दैट ऑफ रुपी, क्योंकि हम तो भाई इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड इस रिपोर्ट में भी यही स्टेट किया गया है दैट देर आर कॉस्टलियर इम्पैक्ट्स, जैसे कि अगर हम देखें क्रूड ऑयल हो गया, बाकी कमोडिटीज़ हो गई, they will not only widen up our current account deficit, they will also decrease the pressure on rupee। ये डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है हमारे रुपी के ऊपर, और जितना हमारा रुपी वीकर होता जाएगा उतने हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो कॉस्टलियर होते जाएंगे। एंड एफपीआई इज कंटिन्यूसली पुलिंग आउट मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट, क्योंकि वेस्टर्न इकोनॉमी में हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो इससे भी रुपी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। हमने डिस्कस किया था जब हमने देखा था कि यूएस के फेडरल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो क्या होगा, अब इन्वेस्टर्स यहाँ से मनी निकाल के वेस्टर्न मार्केट में लेकर जा रहे हैं, इससे भी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट द न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इट इज़ प्रेजेंट इन आवर लाइव्स देन एवर एंड इट कैन नॉट बी सेड टू ऑलवेज बी बेनिफिशियल। अब हमेशा बेनिफिशियल हो ये ज़रूरी नहीं है। वी नीड सम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स। इस आर्टिकल में सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन क्या है, इश्यूज़ क्या आ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और इसे लेकर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हमारे पास क्या आए हैं। तो ये आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ बेसिकली सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन। मशीन को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है दैट दे थिंक लाइक ह्यूमन एंड दे मिमिक द एक्शन ऑफ ह्यूमन। तो इट इज स्टिमुलेटिंग द ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू द मशीन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल क्या है? इट बेसिकली इंक्लूड्स लर्निंग, रीजनिंग एंड परसेप्शन। जस्ट टू थिंक लाइक अ ह्यूमन एंड एक्ट लाइक अ ह्यूमन, दे लर्न, दे रीजन एंड दे परसीव। अब जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के अंदर वो कॉन्सेप्ट डाले जाते हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आते हैं दैट ऑटोमेटिकली लर्न एंड अडेप्ट फ्रॉम द न्यू डाटा। उनको ह्यूमंस की असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स अ मशीन लर्निंग, वो ऑटोमेटिकली न्यू डाटा से अडेप्ट करती है और लर्न करती है। इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एंड यहीं पे हमारे पास डीप लर्निंग टेक्निक्स भी आ जाती हैं। इट enables the automatic learning through the absorption of huge amount of unstructured data such as text, image और videos. That is deep learning, कि जो automatic learning है, जो huge amount of unstructured data है वो absorb हो सके, that is called as deep learning.
After this, we should know about the application of artificial intelligence. See, India is one of the world's largest market for artificial intelligence related technologies. 2021 में इस मार्केट की वैल्यू 7.8 बिलियन डॉलर्स थी, क्योंकि इसकी वाइड स्केल ऑफ सेक्टर्स में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन देख सकते हैं. बी इट हेल्थ केयर, from dosing of drugs and different treatments in patient, from surgical procedure, artificial intelligence plays a very important role in healthcare. If we talk about gaming, artificial intelligence include computers that play chess. If we talk about automobile, there are self-driving cars now which basically utilize the artificial intelligence technology. In finance sector as well, artificial intelligence is used to detect and to flag the activities like unusual credit card usage or there is large account deposits. ऐसे केस में भी artificial intelligence को use किया जा सकता है. Artificial intelligence can also be used for agriculture. It can be utilized for the real-time insights from their field or the intelligent spraying and disease diagnosis. There could be personal assistants, Amazon's Alexa, Apple's Siri. All of these works on the artificial intelligence system. They're designed to carry out one particular kind of job. And we have this national strategy on artificial intelligence जो कि नीति आयोग ने 2018 में रिलीज़ की थी, और 2018 में इस नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये हाईलाइट किया गया था that there is massive potential of AI across the areas like agriculture, health and education. So then what are the issues in artificial intelligence? There's one of the important issue is of biased outcome. See, the data that we use to feed in the artificial intelligence, they are often not representative of the diversity of our society. जिसकी वजह से जो outcomes आते हैं, they are more discriminatory and biased. For example, India and China, they constitute around a third of world's population, but they form just 3% of the images that are used in the ImageNet. तो ज़रूरी नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितनी भी डाइवर्सिफाइड हमारे सोसाइटीज़ हैं उन सबको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सके. देयर इज़ इशू विद फेशियल रिकग्निशन टेक्निक ऑल्सो. देयर इज स्कोप ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. जितना जितना फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का यूजेज है उतना ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी इंक्रीज हो रहा है. एंड फॉर दीज प्रोग्राम्स which are released by the major tech companies, the error rate was 1% for the light-skinned men but 19% for the dark-skinned men and up to 35% for the dark-skinned women. So there is biases in this facial recognition technology and इसकी वजह से wrongful arrest भी हुए हैं. And now coming down to the global standards in the artificial intelligence ethics. देखें 2021 में there was a recommendation on the ethics of artificial intelligence that was adopted by UNESCO's General Conference at its 41st session. And इसका aim था to shift the balance of power between people and businesses and government who are developing artificial intelligence. UNESCO members, they agreed to use the affirmative action to make sure that women and minority groups, they are fairly represented on the artificial intelligence design teams. And the recommendations also underscore the importance of proper management of data, privacy, and the access to information. It calls on member states to ensure that there is appropriate safeguard. They are being devised for the processing of the sensitive data and effective accountability and redress the mechanism as provided. इन रिकमेंडेशंस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया गया था दैट कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को आप सोशल स्कोरिंग के लिए यूज़ नहीं करते, मास सर्वेलेंस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेंगे. एंड देयर शुड बी अटेंशन पेड टू द साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव इम्पैक्ट दैट दीज सिस्टम्स कैन हैव ऑन चिल्ड्रन. इसको अच्छे से क्लोजली मॉनिटर करना होगा, अटेंशन देनी होगी. And the members should invest and promote not only digital media and information literacy skill, but also socio-emotional and artificial ethics skill.
And UNESCO is also in process of developing tools to help and access the readiness in the implementation of these recommendations. यहाँ पे अगर हम फिनलैंड की बात करें 2017, Finland's artificial intelligence strategy demonstrated that how a government can effectively promote ethical artificial intelligence use without compromising the desire to be on the cutting edge of a new technology, still promoting the ethical use of artificial intelligence. So, how to ensure the full potential of these technology? See, the right incentives for the ethical artificial intelligence governance, we need to establish this in our national and subnational policies. And the recommendation must be put to use to guide the government and companies to develop and deploy artificial intelligence technology that conform to the commonly agreed principle. Here we also have Niti Aayog's Artificial Intelligence for All, AI for All campaign, which basically aim to develop a responsible and an ethical artificial intelligence governance. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.